हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या चैनल पे। आज मैं आपको 50 प्लस ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपका कोई भी एग्जाम हो, जो आप आगे उसके लिए जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही मदद करने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे फैक्ट पे बात करेंगे। पहला प्रश्न है, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, इस साल भारत में G20 होने वाला है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, कुछ फैक्ट है वो मैं बता देना चाहता हूँ। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में स्थित बाली के नुसा दुआ में संपन्न हुआ था। ठीक है, और G20 की अध्यक्षता, देखिए जहां पे G20 अंतिम बार होता है उस समय अगला G20 जिस देश में होता है उसको उसका अध्यक्षता सौंपा जाता है। इसीलिए इस बार भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया में सोचा सौंपा गया था। G20 में, जैसा नाम से ही है G20, इसका मतलब है कि 20 देश होंगे। नहीं, इसमें 20 देश नहीं है, इसमें 19 देश प्लस एक ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, जिसको यूरोपियन संघ कहते हैं। तो 20 ये है, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। अब देखिए, G20 क्या होता है, एक वैश्विक संगठन है, इसलिए इसमें चाहे आबादी हो, चाहे इकोनॉमी हो, ये बहुत ज्यादा कवर करता है। 60% जो है ये जनसंख्या कवर करता है, पूरे विश्व का 60% सिर्फ G20 में है। और 80% निर्यात कवर करता है। ठीक है, G20 के बारे में देखते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि G20 मूलतः 1997 की एशियाई वित्तीय संकट, 1997 में जो 1907 में एशिया में बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर आया था। उस समय इसकी स्थापना का विचार किया गया था और 1999 में यह टल पे आ गया था। देखिए, G20 से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट है। जैसा मैंने बताया कि इस साल भारत में होने वाला है, इसीलिए इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन को देखना होगा और वो मैं बता देता हूँ, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में पूछने का चांस है बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि G20 97 में इसका विचार आया था और 99 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, क्यों आया था विचार? क्योंकि एशियाई क्राइसिस, एशिया में उस समय फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस था, इसलिए इसका विचार लाया गया था। और ये जो 99 में आया है, तो पहले जैसे अभी देखते हैं G20 में मोदी जी जाते हैं या हर देश के शासनाध्यक्ष आते हैं, पहले इस तरह का बिल्कुल व्यवस्था नहीं था। पहले क्या व्यवस्था था, 99 में जब इसका पहला बैठक हुआ था, उस समय हर देश का या तो रिजर्व बैंक, जैसे भारत के केस में कहूँ रिजर्व बैंक, इसलिए से कहा था केंद्रीय बैंक का हेड। हर देश में जो केंद्रीय बैंक होती है, सेंट्रल बैंक होती है, उसका अलग अलग नाम है। भारत में जो सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक है उसका नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो या तो इस बैठक में उस देश का केंद्रीय बैंक के शीर्ष अधिकारी, जैसे भारत में आरबीआई का हेड जाएंगे, या उस देश के वित्त मंत्री, ये दोनों भाग लेते थे जो बैठक होता था G20 का। ठीक है, ये ये 2008 तक इस तरह चला। 2008 में जो है पहली बार ये डिसाइड किया गया कि इसमें जो है हर देश का शासनाध्यक्ष भाग लेगा, ना कि आरबीआई का केंद्रीय बैंक का हेड या वित्त मंत्री। तो 2008 में पहली बार इस बैठक में हर देश का शासनाध्यक्ष भाग लेना शुरू किया। ठीक है, और इसका पहला बैठक जो है ये हुआ था नवंबर 2008 में वाशिंगटन में। वाशिंगटन में इसका पहला बैठक हुआ था। उसका दूसरा लंदन में हुआ था। इसको फैक्ट में को आपको नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि 2008 के बाद से इसमें हमेशा शीर्ष शासनाध्यक्ष हिस्सा लेने लगे। शीर्ष शासनाध्यक्ष का मतलब होता है जहां पे राष्ट्रपति हेड है वहां पे राष्ट्रपति, जहां प्रधानमंत्री हेड है वहां पे प्रधानमंत्री। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री अगर नहीं जा पाते हैं तो देश को कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है देश का। और अब उसके बाद से लगातार G20 का शिखर सम्मेलन होने लगा। तो अभी 17वां शिखर सम्मेलन जो क्वेश्चन में था वो इंडोनेशिया में हुआ था। अभी 18वां शिखर सम्मेलन इस साल इंडिया में होने वाला है। और इसके बाद 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो ब्राजील में होना तय हुआ है कि ब्राजील में इसका शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, तो ये है G20 से रिलेटेड एक
आपको खाका में बता दिया हूँ क्योंकि इस साल ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस साल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्व का है, तो इसलिए हो सकता है जी20 से कुछ ना कुछ आपसे पूछे। मेरे को बहुत अच्छे से जी20 को तैयार करके जाना है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको मदद करेगा। आर्टेमिस मून मिशन किस देश का मिशन है? आर्टेमिस मून मिशन। देखिए अभी मून मिशन को लेके काफ़ी बातें चल रही पूरे विश्व पे। भारत ने भी चंद्रयान-3 लॉन्च किया है, अभी रसिया ने भी लॉन्च किया है। उसी क्रम में आर्टेमिस मून मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? ये यूएसए ने किया है। इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। ये मनुष्य को आर्टेमिस मून मिशन 5 दशकों के पश्चात मनुष्य को भेजने के लिए नासा की एक योजना है। देखिए, ये जो है आर्टेमिस मून मिशन 3 चरण में होगा। ये चरण अभी चरण 1 है अभी, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि मून मिशन भेजा गया है। इसके बाद इसमें कोई पर्सन नहीं जाने वाला है। इस मिशन में क्या हुआ है कि इस मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम के ज़रिए आर्टेमि ओरियन स्पेसशिप को चंद्रमा की कक्षा में 16 नवंबर 2022 को फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया है। ये है चरण 1। चरण 1 भेजा गया है कब? 2022 में। अब इसके बाद होगा चरण 2। चरण 2 में क्या किया होगा? चरण 2 में इसका अगला स्टेज होगा और चरण 3 के अंतर्गत इसमें आदमी भी जाएगा, मतलब मनुष्य को भी आर्टेमिस मून मिशन लेके मनुष्य को चंद्रमा पे जाएगा। और यहाँ पे जैसे पहली बार गया था, पहली बार क्या होता बस चंद्रमा पे वो उतर के कुछ देर इधर-उधर किए, चहलकदमी किए, फिर वापस आ गए। यहाँ पे जो नासा का एक बृहद परियोजना है, इसके अंतर्गत वो जो पर्सन जाएँगे, उसको काफ़ी समय तक वो चंद्रमा पे रखने वाले हैं। वो उस चीज़ का खोज करेंगे कि वहाँ चंद्रमा की सतह पे कौन-कौन सा मिनरल्स है। तो इसीलिए ये मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूरा विश्व का निगाह इसके ऊपर है। साथ ही साथ जैसे अभी आपको पता होगा कि भारत का चंद्रयान-3 भी चंद्रमा पे लैंड करने वाला है। देखिए कुछ दिन में रिजल्ट आने वाला है, क्या होता है। हम लोग सब शुभकामनाएँ दे रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए क्योंकि हमारे देश के लिए काफ़ी बड़ा गौरव का दिन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में सरकार की कोविड नीति के विरुद्ध छात्रों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन कोरे कागज के साथ किया? प्रदर्शन का नाम है कोरे कागज के साथ। थोड़ा-सा अलग सा नाम है, इसको ध्यान रखिएगा कोरे कागज के साथ। इसका आंसर होगा टी। क्या हुआ था इसमें ये मैं बता देता हूँ कि चीन में जो है दोबारा कोविड आने लगा है, ठीक है? कुछ समय पहले की बात है, दोबारा कोविड आने लगा था। जब पूरे विश्व में को धीरे-धीरे कोविड का समाप्त होने लगा था, चीन में दोबारा आने लगा था। उस समय चाइना गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा बल प्रयोग करने लगा वहाँ के नागरिकों के ऊपर। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि जो बहुत ही ज़रूरी काम है, वो भी आदमी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए सारे आदमी जो है वो अ, चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसे नाम दिया गया कोरे कागज का कागज के साथ। ये नाम दिया गया विरोध प्रदर्शन का, ठीक है? देखिए, जो चाइना गवर्नमेंट है ज़ीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में उतरकर विरोध प्रदर्शन कोरे कागज के साथ किया। जो कोविड का पॉलिसी है चाइना का, वो है ज़ीरो कोविड पॉलिसी सरकार का, कि किसी भी केस में कोविड फैलने नहीं दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट में लोगों ने प्रदर्शन किया है। बस यही है, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। कभी-कभी ये पूछा जा सकता है कि इस तरह का प्रदर्शन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये ध्यान रखिए कि चाइना से पहले, चाइना में तो 2022 में हुआ, उससे पहले ये प्रदर्शन हांगकांग में भी इसी तरह का हुआ था, कोरे कागज के साथ प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है देश का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है? ये बहुत कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था कि देश का पहला निजी रॉकेट क्या है? मुझे लगता है आप लोग में से सारे बच्चे इसको जानते होंगे, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ, ये है विक्रम एस। जो विक्रम एस है, वो हैदराबाद की एक निजी स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस उसके द्वारा विक्रम एस को विकसित किया गया है। तो 2 चीज़ इसमें आपको पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जा सकता है कि पहला रॉकेट कौन-सा है? तो पहला रॉकेट हो जाएगा विक्रम एस और दूसरा पूछा जाएगा कौन-सा पहला निजी कंपनी है? कंपनी का नाम हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। इसे ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस में कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? देखिए, भारत में एक परंपरा चलती हुई आई है काफ़ी सालों से कि हमेशा देश जब अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, तो विदेशी मेहमान को आमंत्रित करता है। मुख्यतः ये विदेशी मेहमान मुख्यतः उस देश का शासनाध्यक्ष होता है, मुख्यतः। ज़रूरी नहीं कि वही होगा, मुख्यतः ऐसा होता है। इस क्रम में 2023 में कौन आए थे? ऑप्शन आपका है, 3 ऑप्शन है और सही आंसर है आपका मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी।
ये इस बार 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हुए हैं। देखिए, इसमें सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। एक बात ध्यान रखिए कि वर्ष 2020 और 2021 में कोई भी गेस्ट भारत नहीं आया था। कोविड कारण था और भी कारण के कारण कोई भी गेस्ट भारत में मुख्य अतिथि के रूप में 2020 और 21 में नहीं आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? जो 53rd फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को मिला है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन में मैं कोशिश किया हूँ कि जो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है वो मैं आपको बता दूँ। आइए देखते हैं। ये 20 से 28 नवंबर को गोवा में हुआ था। डेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा नहीं, गोवा हो सकता है पूछ दे, क्योंकि अब हमेशा गोवा में ही होता है। इसको परमानेंट इंडिया का परमानेंट डेस्टिनेशन गोवा को बना दिया गया है कि हर साल गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और ये भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है। इसमें जो बेस्ट मूवी है, बेस्ट मूवी को मयूर पुरस्कार से नवाजा जा जाता है, स्वर्ण मयूर पुरस्कार बेस्ट मूवी को। कौन सा मूवी को मिला है? ये कोस्टा रिका की स्पेनिश फिल्म है आई आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। कोस्टा रिका की मूवी है, उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड से नवाजा दिया। और बेस्ट मूवी का अवार्ड में क्या दिया जाता है? स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया जाता है। कभी कभी आपसे हो सकता है कि बेस्ट मूवी ना पूछे, कभी कभी ये पूछ दे कि इस बार जो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, उसमें किस मूवी को स्वर्ण मयूर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि स्वर्ण मयूर पुरस्कार का मतलब हो गया। अब देखिए, स्वर्ण सोना हर हर पर्सन को पसंद है, खासकर लेडीज में तो ज्यादा पसंद है। तो इसको इस तरह से याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सोना। तो किसको नवाजा गया? कोस्टा की मूवी आई हेट इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, जिसको रजत मयूर पुरस्कार कहा जाता है। ये मिला है ईरानी निर्देशक नादिर साइबर को। उनका एक मूवी आया है नो एंड के लिए। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको जरूर याद रखिएगा। बेस्ट मूवी पूछा जाए बिना देर देर किए कहिए आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। और बेस्ट डायरेक्टर, कभी कभी मूवी और डायरेक्टर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ईरानी डायरेक्टर है नादिर साइबर को दिया गया। किस मूवी के लिए? उनकी मूवी का नाम है नो एंड। जो बेस्ट एक्टर है उसको भी रजत मयूर पुरस्कार दिया गया। वो किसे दिया गया? वाहिद मोबासेरी को दिया गया। मूवी सेम है, नो एंड में उसकी भूमिका के लिए। बेस्ट एक्टर वाहिद मोबासेरी, मूवी का नाम नो एंड। ध्यान दीजिए, बेस्ट एक्टर वाहिद मोबासेरी, मूवी का नाम नो एंड। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है डेनियला मान नवारो को दिया गया। नाम थोड़ा सा, चूंकि इसमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है तो आपको जो नाम होगा सिंपल नाम होगा नहीं, राम मोहन गीता सीता ऐसा नाम होगा नहीं। नाम याद करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको अगर पास होना है तो नाम तो याद करना होगा। डेनियला मान नवारो को दिया गया है, उनका मूवी का नाम आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम थे उनकी भूमिका के लिए। देखिए, मोटा मोटी अगर देखिएगा तो थोड़ा आसान आप लोग के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ दो मूवी के इर्द गिर्द पूरा पुरस्कार घुमा हुआ है। मेन मेन पुरस्कार कौन कौन सा मूवी? एक है आई हैड इलेक्ट्रिक ड्रीम और दूसरा है नो एंड के लिए। कैसे घुमा हुआ है मैं बता रहा हूँ। जो बेस्ट मूवी है वो मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, और जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला है नो एंड मूवी के लिए। डायरेक्टर है नादिर साइबर। जो बेस्ट एक्टर है उसका अवार्ड मिला है वाइड मोबासेरी को, मूवी का नाम है नो एंड में उसकी भूमिका के लिए। और जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो मिला है डेनियला मान नवाडो को, और मूवी का नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जब मैं लिस्ट दिया हूँ तो एक दो पॉइंट में एक्स्ट्रा दे दिया हूँ कि कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। वैसे बहुत ज़्यादा चांस है ये क्वेश्चन ना पूछे। बस एक बार सामने से अपने नज़र के सामने से इसे गुजार ले कि कभी कभी होता है कि अगर नज़र के सामने से गुजरा रहता है तो एग्जाम में दो तीन ऑप्शन देख के आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ हमने कभी पावर पॉइंट में देखा था, तुरंत याद आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? किसी निर्देशक की पहले ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, मतलब पहला मूवी है वो सबसे अच्छा है, वो मिला है एथेंस के निर्देशक ओसिमेना फ्राइडे को। ओसिमीना फ्राइडे को मिला है और मूवी का नाम है बिहाइंड द हाई स्टेक्स। इसे ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है एक, दो, तीन और ये चार। चार फैक्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के पक्षकारों की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? साइट्स साइट्स की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये क्वेश्चन है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा पनामा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें देखना नहीं है, बस ध्यान ज़रूर रखना है। देखिए, इस तरह का कोई भी जो इंटरनेशनल मीटिंग होता है, इवेंट होता है, कुछ भी होता है, उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कौन-सा जगह है, कौन-सा जगह है, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो पनामा में ये बैठक हुआ है। ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने बिहार का क्वेश्चन भी इसमें दे दिया है कि को जो बच्चा आप बिहार दे रहे हैं इस साल, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो बच्चा बिहार नहीं दे रहे, उसके लिए बाकी का जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दें, या यूपी का एग्ज़ाम दें, एमपी का एग्ज़ाम दें, हवलदार दें, या पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, वो दें। सारा क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले से हर घर गंगा जल योजना का शुभारंभ किया है? मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। कहाँ से शुरू किया? ये नालंदा से। कौन सा है? हर घर गंगा जल योजना। और नालंदा जिले के राजगीर से हर घर गंगा जल योजना को लॉन्च किया गया है। नालंदा जिला का राजगीर, जिला है नालंदा और जगह का नाम है राजगीर, और योजना है हर घर गंगा जल योजना। इस तरह क्वेश्चन हमेशा बिहार सब में आता है कि कौन सा योजना है, किस जगह से। जैसे आप अगर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें, तो राष्ट्रीय परिदृश्य में कोई भी योजना का केंद्र सरकार किसी खास जगह से लॉन्च करती है, तो वो हमेशा से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का फैक्ट को आपको ध्यान रखना होगा। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर माधव हांडा को। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ए और बी, इस दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, ए और बी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, सी में नहीं होगा, लेकिन ए बी में हमेशा कन्फ्यूजन होगा, या ए होगा या बी होगा। तो कन्फ्यूजन दूर कैसे करेंगे? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 32nd 32वां, तो ये हो जाएगा डॉक्टर माधव हांडा। और अगर कहा जाता है 31st, तो हो जाता है इसका मधु काकड़िया। एक्सप्लेनेशन में और अच्छे से हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर माधव हांडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस लिए किया गया है? उनकी कृति का क्या नाम था? उनकी कृति का नाम है बजरंग चोल पहाड़ सकीरे। ये क्वेश्चन भी आता है, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चा जिस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, चाहे एसएससी का कर रहा हो, चाहे बिहार का कर रहा हो, या आगे सिविल सर्विस का कर रहा है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, करंट का क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। बार बार मैं बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि सेम यही क्वेश्चन एसएससी में भी उसी तरह है, बिहार में भी इसी तरह है। क्वेश्चन का अगर आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो जवाब तो बिल्कुल दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। कहीं पे सिर्फ वन लाइनर पूछा जाता है, कहीं पे थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, कहीं पे सिर्फ नाम पूछा जाएगा जिसे बिहारी पुरस्कार मिला, कभी ये पूछा जाएगा कि डॉक्टर माधव हाडा जिसे 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है, उसे किस कृति के लिए दिया गया है, किस रचना के लिए दिया गया है। उस समय आपको उनका नाम याद रखना होगा कि पुस्तक का नाम क्या है। वो 32वां पुरस्कार मिला है माधव हाडा का, और पुस्तक का नाम है बजरंग चोल पहाड़ सकीरे। मैंने बोला कि ये जो आपका है मधु काकड़िया, ये कन्फ्यूजन दोनों के बीच हो सकता है। कारण क्या है कि मधु काकड़िया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है, इसलिए दोनों के नाम में एक साथ मिला है, कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकड़िया को मिला है। कौन सा उपन्यास है उनका? हम यहाँ थे। मधु काकड़िया, हम यहाँ थे, माधव हाडा, बजरंग चोल पहाड़ सकीरे। 31वां मधु काकड़िया। ध्यान रखिए, 31वां मधु काकड़िया और 32वां डॉक्टर माधव हाडा। इसको याद रखने का तरीका आप कर सकते हैं कि माधव से पहले डॉक्टर लगा हुआ है, तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो डॉक्टर है, पीएचडी किया हुआ है, थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़े हैं। मोटा-मोटी बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका, इसको 32वां मिला है बाद वाला, इनको पहले वाला मिला है। और एक जो नाम आपके सामने है, रंगास्वामी लक्ष्मीनारायण कश्यप, ये जो है, ये एक बहुत महान गणितज्ञ थे, इनका भी निधन हो गया है, तो इसीलिए ये फैक्ट आपको दिया गया। और भी जो 1-2 लाइन है, उसको आप लोग देख लेंगे। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। देखिए, खेल रत्न पुरस्कार जो है साल में एक बार दिया जाता है, और जब दिया जाता है अगले एक साल तक, जब वो अनाउंस होता है तब से लेके अगले एक साल तक के लिए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वो साल में एक बार होता है। अगर मैं अभी पढ़ूँ, फरवरी मार्च में इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक हम लोग का केंद्रीय बजट आता है, तो अगर एग्जाम अप्रैल में होने वाला है तब भी वो इतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि अगस्त के किसी एग्जाम के लिए। जब तक कि नया बजट और आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाता है, तब तक वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
ठीक है? उसी तरह से ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार जब तक दोबारा नहीं दिया जाएगा तब तक ये पुरस्कार हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो ये किसे मिला है? ये मिला है शरत कमल अचल को। आगे हम लोग देखते हैं कौन है शरत कमल अचल और ये दोनों कौन है? मुझे पता है कि आप लोग सबका नाम जानते हैं क्योंकि तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्पोर्ट पर्सनैलिटी है इंडिया के। इन्होंने देश को काफ़ी नाम कमा के दिया है। देखिए, वर्ष 2022 का जो खेल रत्न पुरस्कार है, वो मिला है टेबल टेनिस खिलाड़ी भारत कमल अचल को दिया गया है, ठीक है? और जो नीरज चोपड़ा है, वो भाला फेंक के हैं और पीआर श्रीजय जो हॉकी खिलाड़ी है, इन दोनों को 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो तीनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए, कभी-कभी राजीव गांधी खेल रत्न और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये दोनों है क्या? एक ही चीज़ है, ये अलग-अलग है। तो इसको देखने का एक ही तरीका है कि ये दोनों अलग-अलग है। कैसे अलग है? तो उसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, ठीक है? कि ये जो आपको राजीव गांधी खेल रत्न है, ये 2020 तक उनको राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, ठीक है? और 2021 में इसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आपको अर्जुन पुरस्कार से पूछता है, तो किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये 3 ऑप्शन है, सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक क्योंकि तीनों खिलाड़ी को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। अब ये कौन-कौन किस फील्ड से है वो बता देता हूँ। लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए दिया गया है, सृजा अकुला को टेबल टेनिस के लिए और विकास ठाकुर को भारोत्तोलन के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का सियोल शांति पुरस्कार किसे नवाजा गया है? 2022 के सियोल शांति पुरस्कार बहुत फेमस है ये पुरस्कार क्योंकि इंटरनेशनल अवार्ड है। ये हर 2 साल पे दिया जाता है। पहले हम लोग आंसर देखते हैं फिर एक्सप्लेनेशन में और कुछ डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दिया गया है टिम बर्नर्स-ली को। टिम बर्नर्स-ली कौन है? आप लोग में से बहुत सारे जानते होंगे कि टिम बर्नर्स-ली जो है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के संस्थापक थे। वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग जो आजकल आराम से इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं या ब्राउजिंग कर पा रहे हैं इसमें टिम बर्नर्स-ली का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ये 2022 में इनको दिया गया है। इससे पहले 2020 का अवार्ड इससे पहले 2020 का अवार्ड मिला था थॉमस बाक। ये थॉमस बाक कौन है? ये ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे। और 2018 का अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी जी को। देखिए 2018 के बाद ये अवार्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया इंडिया में खासकर क्योंकि ये अवार्ड पहली बार मतलब 2018 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था तो ये अवार्ड 2018 से लोग ज़्यादा जानने लगे। नो डाउट कि इसका जो प्रतिष्ठा है काफ़ी दिनों से लेकिन 2018 के बाद सबका निगाह सियोल शांति पुरस्कार पे ज़रूर रहता है। तो दक्षिण कोरिया में इस पुरस्कार की स्थापना 2028 की ओलंपिक की सफलता के बाद किया गया था 1990 में। 1988 में जो है दक्षिण कोरिया में ओलंपिक का आयोजन हुआ था उसमें नो डाउट कि साउथ कोरिया काफ़ी अच्छा से ऑर्गेनाइज़ कराने में सफल रहा था। उसके यादगारी में जो है 1990 से सियोल शांति पुरस्कार से किसी विभूति को नवाजा जाने लगा है। 2 साल पे ये अवार्ड दिया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए कुछ क्वेश्चन है मैं बीच-बीच में बताने बताने वाला हूँ कि कुछ बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है डेट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उस एग्ज़ाम में ये डेट वाइज़ ज़रूर आता है। जो आईएएस के बच्चे हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है कि डेट के हिसाब से कि किस डेट को कौन-सा दिवस था आईएएस के एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है। बीपीएससी में मान के चलिए कि साल में जब एग्ज़ाम होता है 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे आता ही है। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है 14 नवंबर को? जो इंसुलिन की खोज किए थे वैज्ञानिक फ्रेडरिक उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, इसलिए विश्व मधुमेह दिवस उसी दिन मनाया जाता है। भारत के किस खिलाड़ी ने घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? देखिए एसएससी, हवलदार स्टेट सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आईएएस में इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आजकल आता है, तो आईएएस वाले बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाकी उसके अलावा कोई भी बच्चा हो, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसको ध्यान रखिए कि 1 ओवर में 7 छक्का किसने लगाया? ऑप्शन 3 है, आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। ये किसके खिलाफ लगाया तो उत्तर प्रदेश के गेंदबाज शिवराज सिंह के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के लगाए। अब 1 ओवर में तो होता है 6 बॉल, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होगा कि ब बॉल तो होता है 6, 6 कैसे लग गया? सारे बॉल 7 6 कैसे लगा? तो हुआ ये था कि एक बॉल नो बॉल हो गया था, इसलिए 6 + 1 7 बॉल फेंका गया था और सारे बॉल पे 6 लगा दिया गया। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 बॉल पे 7 छक्के लगाए। किसके खिलाफ?
तो वो उसने लगा है शिवा सिंह के खिलाफ। ये बिल्कुल नहीं आएगा किसके खिलाफ, लेकिन ये आ सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ का ये नाम आ सकता है। स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम, या आपको जो हवलदार पीटी का एग्जाम होता है, उस तरह के एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उस तरह के एग्जाम के लिए नोट कीजिए। आईएएस वाले बच्चे इसको इग्नोर कर सकते हैं। 8वीं टी20 विश्व कप की समाप्ति के बाद आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत का कौन सा खिलाड़ी शामिल रहा? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले हम लोगों ने स्पोर्ट्स पे एक डिटेल में वीडियो बनाया है, लगभग 15 मिनट का। आप लोग उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें दो स्पोर्ट, टी20 वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ है पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप, और फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ है पुरुषों का, उस दोनों का A to Z पूरा निचोड़ दिया गया है। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा टी20 वर्ल्ड कप पुरुषों का और फीफा वर्ल्ड कप पुरुषों का। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है यज्ञ विद्या यूट्यूब चैनल पे। मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि वो वीडियो 15 से 20 मिनट का उसको जरूर देखिए। उसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको सारा जानकारी, दो स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन उसमें आपको एग्जाम में आने वाला है। इसका आंसर इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो तीन प्लेयर को शामिल किया गया वो है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को 12वां खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। बाकी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने खिलाड़ी को, ध्यान दीजिए कितने खिलाड़ी को, तो ऐसा नहीं कि सूर्य कुमार यादव को सॉरी हार्दिक पांड्या को आप निकाल देंगे। टीम का अनाउंस जो हुआ तो पूरे 12 प्लेयर का हुआ है। तो अगर पूछा जाएगा तो आप तीनों का नाम देंगे, जिस तरह से पूछा जाएगा तो तीनों आते हैं। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जिसे आजकल स्काई के नाम से आप लोग जानते हैं, और तीसरा आता है हार्दिक पांड्या। एक दो फैक्ट है, नो डाउट मैंने जैसे बताया कि आप लोग उस वीडियो को बहुत डिटेल में बताया गया है दो इवेंट के बारे में, उसको देखिए। लेकिन जो एक दो फैक्ट है मैं यहाँ भी बता दूं। सैम करन इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, उनको फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिला है। साथ ही साथ क्या मिला है उनको, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। और ये जो विश्व कप हुआ है टी20 वर्ल्ड कप 2022 का, ये जीता कौन है? ये इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हरा के। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ ने दुनिया भर में पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम का अनावरण किया है? ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल जो पूछा हूँ ये तो फैक्चुअल पूछा हूँ, लेकिन इस तरह पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। डब्ल्यूएमओ से रिलेटेड, विश्व मौसम विज्ञान संगठन से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने का चांसेस भी है। तो कितने वर्षीय कार्यक्रम का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम का। सेम वही चीज रिपीट किया जा रहा है कि 2023 से 27 तक के लिए, और इसमें 3.1 बिलियन डॉलर का निवेश होगा। अमाउंट हो सकता है ना पूछे, लेकिन 5 साल इसे आप जरूर याद रखिए, 5 ईयर। पांच पंचवर्षीय कर सकते हैं योजना से, आपको तुरंत याद कोरिलेट कर सकते हैं। जो भारत में पंचवर्षीय योजना चलता था उससे आप 5 साल का कार्य योजना को आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, अध्यक्ष से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। कोई भी जो वित्त आयोग हो गया या विधि आयोग हो गया, इसका अध्यक्ष का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप लोग याद कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। जो बाकी दो ऑप्शन है उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। ये पहले कौन थे? पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और बलबीर सिंह चौहान क्या है? 21वें विधि विधि आयोग के अध्यक्ष है। बलबीर बलबीर सिंह चौहान ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। और जो तीसरा नाम है यू ललित, वो कौन है? ये भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश है। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के 2022 के आकलन में विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कौन सी महिला नहीं है? कौन सी महिला नहीं है? जहां पे नहीं है उस पे जरूर ध्यान दीजिए। उस पे थोड़ा सा 1-2 सेकंड ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नहीं, बच्चे तुरंत यहाँ पे पढ़ के भारत की कौन सी महिला, फिर आंसर पे आने आ जाते हैं। और आजकल आप बिहार में देखते हैं कि डी और ई ऑप्शन है, तो क्वेश्चन का आंसर गलत होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा तो बच्चा आराम से ई दे देगा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ेगा ही नहीं। और क्वेश्चन में अगर दो मिल जाएगा तो बिना दोबारा पढ़े हुए डी देगा। इसीलिए अब क्वेश्चन को और ज्यादा ध्यान से पढ़ने का जरूरी हो गया है। सिर्फ बीपीएससी के बच्चों के लिए एक चीज बता रहा हूँ कि डी और ई हमेशा से, हो सकता है आप लोग के दिमाग में एक कौतूहल हो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो है सिर्फ 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। इसलिए हम लोग इससे पहले 69 बीपीएससी से पहले का जितना ट्रेंड था उसको फॉलो करें, 68 या 67 का। उसमें 5 ऑप्शन है, हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं।
अभी तक बीपीएससी के नोटिफिकेशन में या बीपीएससी की साइट पे क्लियर रूप से कुछ नहीं कहा गया है कि 4 ऑप्शन होगा कि 5 ऑप्शन होगा। हाँ, रूमर है कि 4 भी हो सकता है, लेकिन जब तक बीपीएससी के साइट पे नहीं है या उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम लोग कैसे मान लें कि 4 होगा, इसलिए हम लोग 5 लेके चल रहे हैं। अगर 4 आता है तो इसमें हड़बड़ाने की तो बात नहीं है। लेट्स सपोज अगर 4 आता है, तब कैसा होगा कि फाल्गुनी फाल्गुनी नायक, सोनिया गांधी, सीमा मंडल और एक और नाम दिया रहेगा। इसका आंसर पहले देखते हैं, फिर हम लोग और चर्चा करते हैं। इसका ऑप्शन होगा इसमें सोनिया गांधी। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, 100 शक्तिशाली महिलाओं में 6 महिला शामिल है, पहला चीज हो गया है। कौन कौन, एक बार नाम जरूर देख लीजिए। निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडल मल्होत्रा, किरण मजूमदार 100, फाल्गुनी नायर, माधवपुरी बुच और सीता मंडल। देखिए, 2-3 नाम से तो आप लोग बिल्कुल यूज्ड टू है, जानते होंगे। जैसे निर्मला सीतारमन, आप लोग में से सारे बच्चे जानते होंगे। रोशनी नादर मल्होत्रा, ये मुझे लगता है लगभग सारे बच्चे जानते होंगे। किरण मजूमदार साहब, ये भी लगभग सारे बच्चे जानते होंगे। लेकिन जो 3 नाम है, फाल्गुनी नायर, माधवी पुरी बुच और सीमा मंडल, ये आप लोग में से सारे बच्चे शायद ना जानते होंगे, इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। तो देखिए, निर्मला सीतारमण तो वित्त मंत्री है। रोशनी नादर मल्होत्रा जो है एचसीएल की चेयरपर्सन है। कौन है, ये ध्यान रखना होगा कि फोर्ब्स ने 100 पावरफुल महिला में इनको शामिल किया है। क्यों किया है, किस क्षेत्र से है, ये आपको जानना जरूरी है। किरण मजूमदार सॉफ्ट, ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनी बायोकेन की चेयरपर्सन है। और जो 3 नाम मैंने बोला कि आप लोग में से सारे बच्चे तीनों नाम नहीं सुने होंगे, कम जानते होंगे, तो ये है फाल्गुनी नायर। ये जो हमारा सौंदर्य उत्पाद है नायका, उनकी संस्थापक थी, सीईओ है नायका। माधवी पुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। देखिए, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट मान के चला, माधवी माधवी पुरी बुच। मैं पहले भी बताया कि जहां जहां लेडीज खासकर फर्स्ट बनती है, एक तो महिला किसी भी पोस्ट पे आती है, तो बहुत ही गौरव की बात है और क्वेश्चन हमेशा आने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि अभी भी खासकर इंडिया में लेडीज जो है हर पोस्ट पे अभी भी कम है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। जहां दिया जा रहा है वहां तो बहुत अच्छा नाम कर रही है, लेकिन बहुत जगह मौका नहीं दिया जा रहा है। तो जहां जहां नंबर 1 होती है, जहां जहां पहली बार आती है, वो क्वेश्चन आप सोच के चलिए कि एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, माधवी पुरी बुच। तो इसलिए एग्जाम में इस तरह का सवाल आ सकता है, आपको जरूर ध्यान दीजिएगा इस नाम पे। सीमा मंडल, ये क्या है, ये सेल सेल होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसकी चेयरपर्सन है। ठीक है, तो ये 6 नाम को आपको ध्यान रखना है। ये 6 नाम अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आता है कि महिला से रिलेटेड कि कौन सी शक्तिशाली महिला थी ना थी, अगर 6 नाम आपको याद होगा तो आराम से आप बना सकती है। इसलिए सोनिया गांधी इसमें सही आंसर होगा। इसका मतलब है कि सोनिया गांधी जो टॉप पावरफुल 6 लेडी कंट्री में है, इंडिया में, उसमें सोनिया गांधी का नाम इस साल फोर्ब्स की सूची में नहीं है। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा वोलोडिमिर जेलेंस्की। देखिए, आज पूरा दुनिया इस नाम से वाकिफ है, वोलोडिमिर जेलेंस्की। टाइम पत्रिका में जो नाम सबसे ज्यादा फेमस होता है पिछले 1 साल में, चाहे वो अच्छे काम करे या खराब काम करे, उसको वो टाइम के कवर पे आ जाता है। तो वोलोदिमीर जेलेंस्की वैसे ही इस साल बहुत फेमस है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। और जो रसिया यूक्रेन का वार हो रहा है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यूक्रेन के लिए। हम लोग चलिए एक्सप्लेनेशन पे कुछ और बातें करते हैं। तो अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया है। और एलन मस्क जो दूसरा ऑप्शन दिया है, एलन मस्क को 2021 का सेम अवार्ड 2021 का दिया गया है। और जोसेफ बाइडेन के साथ कमला हैरिस, इन दोनों को दिया गया है 2020 का। तो जो 3 ऑप्शन आपको दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन में क्या है कि तीनों ऑप्शन में कभी न किसी तरह फॉर्ब्स का ये पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। टाइम मैगजीन जो निकालती है, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। 2022 में किसे दिया गया? 2022 में दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। 2021 में एलन मस्क को दिया गया और 2020 में दिया गया है जोसेफ बाइडेन, जिसे जो बाइडेन के नाम से भी जाना जाता है। अभी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। और साथ ही साथ कमला हैरिस, भारतीय मूल की है कमला हैरिस, इनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ द्वारा घोषित 2022 के पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? यहाँ पे 3 नाम दिया गया है और सही नाम आंसर होगा आपको मोंडा डुप्लांटिस। अब ये कौन है? स्वीडन के मुंडा डुप्लांटिस वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा घोषित 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये है क्या? ये पॉल वाल्टर है। पॉल वाल्टर आप लोग में से कितने बच्चे जानते हैं? पॉल वाल्टर होता है कि बांस की मदद से दौड़ के, देखते होंगे दौड़ के आता है, बांस नीचे रखता है और छलांग मारता है ऊपर।
आपको उसको पार करना होता है, उसे कहा जाता है पॉल वॉल्टर, ठीक है। और बाकी जो नाम है कार्सन वारहोम, इसे 2021 में एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और अरमार डुप्लांटिस को मिला है 2020 का। देखिए हम लोग का ये जो सेशन है इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत से देखना शुरू करेंगे तो जब मैं 25 क्वेश्चन आपका समाप्त करूंगा तब जो है तब तक कम से कम 70-80 फैक्ट हम लोग कवर कर लेंगे। मतलब 70-80 क्वेश्चन इससे आ सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए सारा क्वेश्चन कि पर्सन ऑडी है, कभी इसमें से घुमा के पूछ देता है कि 2021 का किसे मिला है। अभी जैसे 2022 का ये है, 21 का किसे मिला है एथलेटिक्स का अवार्ड, पुरुष एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। बहुत सारा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छिपा हुआ है, उसे ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे, ठीक है। इंडिया साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? 108वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? सही आंसर है नागपुर। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा देखने का जरूरत नहीं, बस थीम याद रखिए। हमेशा जो साइंस कांग्रेस का होता है, सम्मेलन होता है, वहां पे दो चीज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक कहाँ हुआ है, दूसरा उस सम्मेलन का थीम क्या है। तो हुआ है आपको नागपुर में। थीम क्या है? थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, या किसने अभी रिकॉर्ड बनाया है एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक सबसे तेज पुरुषों में? वो हो जाएगा ईशान किशन। ये किसका रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? ये तोड़ रहे हैं क्रिस गिल का। पुरुषों का फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला है? सेम चीज मैं फिर बोलूंगा कि कुछ आज ही एक दूसरा वीडियो आपको अपलोड हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। वो फीफा वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, आप लोग उसे जरूर देखिए। उसमें आपको सारा फैक्ट, इन दो इवेंट से रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट नहीं जो उसमें आपको ना मिलेगा। अब वो दो इवेंट आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो, जब तक नवंबर दिसंबर तक हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं, तब तक वो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 4 साल में होता है, तो कहने के लिए वो अगले 1-2 साल के लिए भी महत्वपूर्ण है, जब तक अगला फीफा विश्व कप नहीं होता है, ठीक है ना। और जब तक अगला T20 वर्ल्ड कप नहीं होता है, तब तक जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन को इसी आधार पर देखा जाता है कि वो इवेंट कितने साल में होने वाला है, ठीक है ना। अब जैसे कहीं कहीं जीएसटी का सम्मेलन साल में नहीं होता है, वो कई बार होता है, तो वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगी कब हुआ कब हो रहा है। लेकिन जो सम्मेलन 2 साल पे होता है, 3 साल पे होता है, वो अगले 2-3 साल तक वो इसका इंपॉर्टेंट बना रहता है। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है लियोनेल मेसी को। गोल्डन बॉल का मतलब होता है, जैसे क्रिकेट में हम लोग मैन ऑफ द सीरीज कहते हैं, फुटबॉल में गोल्डन बॉल कहा जाता है। मैन ऑफ द सीरीज की तरह ही गोल्डन बॉल होता है। एक दो फैक्ट देख लेते हैं इसमें। ये कतर में हुआ है, जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है, और फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता है। एक चीज ध्यान रखिएगा। और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल मिला है, फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट मिला है, और अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज को क्या मिला है? गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है। ये गोल्डन बूट क्या होता है? गोल्डन बूट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है उसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। और गोल्डन बॉल क्या होता है? गोल्डन बॉल होता है जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है। ये गोलकीपर भी हो सकता है, जो एक भी गोल नहीं किया मिडफील्डर में या डिफेंस में, वो भी हो सकता है। तो गोल्डन बॉल होता है मैन ऑफ द सीरीज, जिसे क्रिकेट में मिलता है या दूसरी जगह मिलता है। फुटबॉल में उसका नाम होता है गोल्डन बॉल। और गोल्डन बूट होता है जो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा गोल करता है। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड सिर्फ गोलकीपर को मिलता है, जो सबसे अच्छा गोलकीपर होता है पूरे टूर्नामेंट का। ये तीन, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे पुराने वीडियो को दोबारा बोल रहा हूँ, जरूर देखिएगा, उसमें इससे काफी डिटेल से बताया गया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 1 दिसंबर को। देखिए ये जो अभी आपका 25 क्वेश्चन चल रहा है, मेनली इसमें नवंबर और दिसंबर 2022 के इवेंट को शामिल किया गया। हमारा मकसद है, अभी हम लोग जो जो टेस्ट लेंगे, अब जिसे नवंबर और दिसंबर को शामिल किया गया, अगला टेस्ट में हम लोग कोशिश करेंगे दिसंबर और जनवरी के फैक्ट को लेके आने की, जिससे कि आप लोग, कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मंथ वाइज सब टेस्ट लिया कीजिए, जो बच्चे वो अच्छे से समझ रहे उनको ये हेल्प करेगा। तो अगला जो टेस्ट होगा आपका करेंट का, उसमें दिसंबर जनवरी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरे मंथ से भी लिया जाए, लेकिन दिसंबर जनवरी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो बच्चे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए। बिहार में हमेशा आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी सेगमेंट को
पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि किस खास सेक्शन में जो है क्वेश्चन टफ आता है, किस सेगमेंट में क्वेश्चन आसान आता है। उससे आपको तैयारी करने में बहुत ही मदद मिलेगा। तीनों डेट के बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे कंडीशन में रहेंगे बनाने में। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 3 दिसंबर है, इसको दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 3 दिसंबर। और 9 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के लिए मनाया जाता है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 3 दिसंबर दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दिव्यांगजन कौन है? आपको पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने कहा था कि विकलांग को अब दिव्यांग जन कह के बुलाना चाहिए, और काफी अच्छा पहल है। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 9 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला हाथी गलियारा बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है जम्मू। मैंने बताया था एक क्वेश्चन पहले था और एक क्वेश्चन ये है। ये दो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 23 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, अगर बाकी 23 क्वेश्चन आप देखिएगा तो उससे रिलेटेड कम से कम 60-70 फैक्ट है, वो हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जमुई। विश्व वन्य जीव कोष जो है, जो WWF है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जमुई को बिहार का पहला हाथी गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। जमुई को, वैसे भारत में अभी 150 के आसपास हाथी गलियारा है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार का पहला कौन सा हो जाएगा? बिहार का पहला हो जाएगा जमुई। ठीक है, तो ये अभी तक का आपका जो 25 टेस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन है। और फिर एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये 25 क्वेश्चन को आप लोग 25 क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ना ले, इसको ले 70 फैक्ट की तरह। आप लोग अगर इसको आराम से दोबारा देखेंगे, जो बच्चे जल्दबाजी में देख लिए, दोबारा आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 50, 60, 70 फैक्ट आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग टेस्ट देते रहिए। यज्ञ विद्या ऐप को जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हर रात को 10 बजे फ्रेश क्वेश्चन आपके ऐप पे आ जाता है। जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं उसको मैं बता दूं कि इस 5 अगस्त से हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। कोई भी बच्चा एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, सिविल सर्विस किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहा हो, आईएएस हो, दरोगा के एग्जाम दे रहा हो, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, देखिए जीएस का नेचर एक ही है। जीएस का कोई सिलेबस नहीं होता है, सब जगह एक ही जीएस पूछा जाता है, करंट एक ही आता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। आप लोग जीएस का टेस्ट दें। यज्ञ विद्या को आप लोग यूट्यूब से सब्सक्राइब करें, जिसके कारण जिससे क्या होगा कि जो भी हम लोग नया नया वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे उसको आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, कोई भी हम लोग शेड्यूल बताएंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए यज्ञ विद्या यूट्यूब पे। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग फ्री हैं। हम लोग को सोशल मीडिया का इतना प्लेटफॉर्म हम लोग ने बताया आपको, जितना भी प्लेटफॉर्म है, हो सकता है मैं एक दो भूल भी जाऊँ, एक्स है या इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इतना सारा प्लेटफॉर्म है, तो जितना प्लेटफॉर्म इंडिया में होना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म पे यज्ञ विद्या आपके लिए है। तो जिसमें सुविधा होता है उस प्लेटफॉर्म पे आप आके यज्ञ विद्या से जुड़िए, अपने क्वेरी रखिए, क्या आप चाहते हैं वो भी बताइए, कुछ अच्छा लग रहा है उसका तारीफ भी कीजिए, उससे हम लोग का मोटिवेशन मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आप लोग बताएं, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा बच्चे आएंगे हम लोग को पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा। तो हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।